हेलो, यस यस क्लियर है ना ब्लैक बोर्ड? यस यस ठीक है। यस सर। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर, ये टॉपिक है आपका कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। तो बी टेक ए कैपेसिटर, यानी फर्स्ट बी ड्रा द डायग्राम। हाँ, ये देखिए, दिस इज ए कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज सी and the plate of capacitor joined to the alternating source. So alternating current flow into the capacitor, and capacitor absorb the charges inside their plates. At any instant, the potential difference between the plate of capacitor C is equal to Q upon V और V is equal to Q upon C. मतलब मैंने क्या आपको बताया कि एक आपका कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है, इसको हमने अल्टरनेटिंग सोर्स से ऐड कर दिया, तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। आप जानते हैं कि जब कैपेसिटर में करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर की प्लेटें जो है चार्ज को स्टोर करेंगी, और कब तक चार्ज को स्टोर करेंगी? जब तक वो फुली चार्ज ना हो जाए। तो पहला फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने कैपेसिटर को जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है, यानी V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। दिस इज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज विच इज प्रोवाइडेड टू ए द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट potential difference between the plates of capacitor V is equal to Q upon C, where Q is the charge, where Q is the charge. हेलो, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, आप अपना माइक ऑफ कर लो। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। देखिए, एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर V इज इक्वल टू Q अपॉन C, ये है आपका। आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, या in other words you can say that when the potential difference between the plate of capacitor is equal to the applied voltage, then flow of current into the capacitor is stop. यानी ये कैपेसिटर में करंट का फ्लो स्टॉप होगा कब? जब ये कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस अप्लाइड वोल्टेज के क्या होगा? इक्वल्स होगा। तो उस कंडीशंस में हम ले रहे हैं कि Q अपॉन C इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी। दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए इसको हमने स्मॉल v का नाम दे दिया। चलिए, at any instant potential difference between the plate of capacitor V is equal to Q upon C. This potential difference equal to the applied voltage, then flow of current is stopped into the capacitor. तो Q upon C is equal to V0 sin omega t. Q is equal to C V0 sin omega t. ये हो गया। आपने पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू द कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो बी टेक इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। I इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, एंड बी कैन पुट द वैल्यू ऑफ Q C V0 साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू
सी भी जीरो कांस्टेंट है, ये बिफोर आ जाएगा, एंड साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू कास ओमेगा टी, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो हम इस ओमेगा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो I इज इक्वल टू सी भी जीरो ओमेगा कास ओमेगा टी, ये वैल्यू आपको मिला। I इज इक्वल टू भी जीरो एंड सी ओमेगा को हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो इसको हम लिखेंगे 1 ओमेगा सी कास ओमेगा टी। इस इक्वेशन को देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जब ये आई है तो ये टोटल आपका आई होना चाहिए, यानी करंट होना चाहिए। जब ये भी जीरो है तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, यानी 1 ओमेगा सी बिहेव लाइक द रेजिस्टेंस, बट दिस रेजिस्टेंस arises due to a capacitor, so it is not called the resistance, it is called the inductive reactance। यानी 1 ओमेगा सी को ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की तरह से बिहेव करेगा, लेकिन हम इसको रेजिस्टेंस ना कहते हैं बल्कि इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, and it is denoted by symbol XC। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वहाँ पे 1 ओमेगा सी कैसे हुआ? ये देखिए ओमेगा सी न्यूमरेटर में है, इसको मैंने डिनोमिनेटर में ले आया, तो डिनोमिनेटर में हमने इसको 1 ओमेगा सी लिखा। आप जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन होता है तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा, फिर ये रिवर्स होकर के न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हमने सी भी जीरो ओमेगा को लिखा भी जीरो अपान 1 ओमेगा सी, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ओके यस सर। हाँ, एंड 1 ओमेगा सी जो है रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, बट दिस रेजिस्टेंस arises ड्यू टू अ कैपेसिटर, सो इसको हम जो है कैपेसिटर नहीं कहते हैं बल्कि इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं जिसे XC से डिनोट करते हैं, ये सिंबल है XC, यहां लिख दे रहे हैं आपको, इसका सिंबल XC है। तो 1 ओमेगा सी बिहेव लाइक द रेजिस्टेंस, but this resistance arises due to a capacitor, so it is not called the resistance, it is called the capacitive reactance and it is denoted by the XC। okay? तो अब इसमें 1 ओमेगा सी की जगह वैल्यू आप पुट करेंगे 1 XC, XC आप पुट करेंगे आप। ये ऊपर के वैल्यू, ऊपर के पॉइंट जो है इरेज कर दे रहे हैं आपको। ओके हेलो, यस सर। ठीक है, ये ऊपर के वैल्यू को इरेज कर दे रहा है। देखिए अब हमारा जो स्टेप है, अब इसमें देखिए I इज इक्वल टू भी जीरो अपान 1 ओमेगा सी की जगह यू कैन राइट XC कास ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 कास ओमेगा टी, यानी V0 upon XC becomes I0, where I0 is the peak value of the alternating current। I is equal to I0 and cos omega t को you can write sin omega t plus pi by 2, because you know that sin 90 plus theta is equal to cos theta, so cos omega t is written sin omega t plus 9 pi by 2। This is the equation second। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने कैपेसिटर में जो है वोल्टेज अप्लाई किया था V इज इक्वल टू भी जीरो साइन ओमेगा टी, और उस वोल्टेज से जो कैपेसिटर में करंट का फ्लो हुआ उसका इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मिला। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, अब यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू बी कास थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी कास थीटा होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा और साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू भी कास थीटा होता है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन ये है
कि यहां पर हम cos ओमेगा टी है, हम इसको sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा। इसका मतलब कि sin 90 प्लस थीटा को हम cos थीटा कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 अगर नोट करते हैं तो याद रखिएगा यहां पर डिफरेंस होगा, क्योंकि आपने स्टडी किया होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 90 माइनस कास ओमेगा टी होगा, लेकिन साइन माइनस थीटा के अनुसार ये साइन माइनस आ जाएगा, इसलिए कास ओमेगा टी को आप साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 नहीं लिख सकते हैं, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगी। आप कास ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब दोनों में आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमने पहला इक्वेशन जो दिया था वो v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी था। ठीक है, और उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जो करंट हमको फाइंड आउट हुआ है उसका इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब सर्किट में कैपेसिटर ऐड होगा तो उस समय अल्टरनेटिंग करंट जो होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज लैग फॉरवर्ड होगा, यानी अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज लैग फॉरवर्ड होगा। या इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो से दैट इन द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज पाई बाई 2 फेज लैग बिहाइंड देन द अल्टरनेटिंग करंट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, याद रखिए इक्वेशन फर्स्ट आपका था, ये हमने इसको इरेज कर दिया है, याद रखिएगा ये इक्वेशन हमने नोट किया था। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड shows that alternating current is pi by 2 phase lag forward than अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये स्टेप आपको फाइंड आउट हुआ है, रिमार्क कर लीजिए। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है जो शुरू में हमने लिखा था, ब्लैक बोर्ड पर इरेज कर दिए हैं, ये इक्वेशन था। इस हमने वोल्टेज को जब कैपेसिटर में प्रोवाइड किया है तो कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका इक्वेशन ये हमने डिराइव किया, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये इक्वेशन आपको कंफर्म कर रहे हैं कि from the equation first and second shows that alternating current is pi by 2 phase lag forward than alternating voltage। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब ग्राफ में आप ये देखिए, हम इसको करंट ले रहे हैं, ये करंट का लाइन ले लिया हमने। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, लैग फॉरवर्ड है। तो हमने वोल्टेज को क्या कर दिया, नीचे कर दिया, ये वोल्टेज का हो गया लाइन। तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड है क्योंकि वोल्टेज को हमने डाउन कर दिया। तो इस तरह से हम डायग्राम में दिखा सकते हैं इस तरीके से। तो ये करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री फॉरवर्ड है या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग बिहाइंड है। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट कर दें वोल्टेज एंड करंट का, तो इस तरह से आपको ग्राफ फाइंड आउट होगा, रिमार्क कर लीजिए। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है वो करंट को शो कर रहा है और जो ये डार्क लाइन है ये वोल्टेज को शो कर रहा है। ये जो डार्क लाइन है इसका ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, इसको आप कहेंगे V0, और जो डॉटेड लाइन का ये मैक्सिमम पॉइंट है इसको आप कहेंगे I0, यानी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इस डायग्राम से आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो करंट है जब वोल्टेज मिनिमा है तो करंट को हमने मैक्सिमा से लिया है। ठीक है, तो जब करंट आपका जब ये करंट मिनिमा आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि वोल्टेज आपका मैक्सिमा हो गया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जब सर्किट में आपका कैपेसिटर ऐड होता है तो उस समय अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड होता है। तो ये हो गया फेज डायग्राम आपका, फेज डायग्राम ऑफ द वोल्टेज एंड करंट व्हेन द सर्किट कंटेनिंग द कैपेसिटर।
तो ये आपका पॉइंट था। कोई डाउट इसमें? हेलो, नो सर। मतलब कोई डाउट नहीं नो है? सर। हाँ ठीक है। आप याद रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आंसर यही हो जाएगा जो मैंने यहां नोट किया है कि इन द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट इज पाई बाई 2 फेज लैग फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बस यही उसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी फेज डायग्राम भी एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये डायग्राम एग्जाम में बनाना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद डेरिवेशन हमने कर दिया। अब क्वेश्चन एराइजेज होता है कि क्या अगर सर्किट में कैपेसिटर ऐड है तो वहां पर पावर क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज पावर व्हेन द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। तो देखिए पावर का डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक पॉइंट आ जाना चाहिए कि जब सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा तो वोल्टेज का इक्वेशन V = V0 sin ओमेगा टी, और इस वोल्टेज पर जो करंट हमने फाइंड आउट किया है उसका इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2 होता है। अब इसके बाद हम पावर का डेरिवेशन कर रहे हैं। देखिए एक पॉइंट और इसमें आप देख लीजिए। अभी आपने पढ़ा है कि 1/ω/c को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसे हम XC से डिनोट करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था स्टेप। तो आप बताइए कि XC = 1/ω/c, और XC और ओमेगा का वैल्यू होता है 2πf, जहां f अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है। आप बताइए कि 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एंड कैपेसिटेंस को भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो गया। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि विच टाइप ऑफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड बिटवीन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एक नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए अब हम आपको ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी का हो गया, ये XC का हो गया लाइन, ये ओरिजिन हो गया, ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस, और हमको इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ एक कर्व के रूप में मिलता है। इस तरह से आपको ये ग्राफ मिलता है। ये ग्राफ दिखा रहा है आपको, देखिए कि जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, आपका जो है यानी इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि इस फार्मूला में आपका 2π और c दोनों कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगा। इस तरीके से इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो यू कैन गेट द ग्राफ ऑफ द सच टाइप ऑफ द ग्राफ। इट मींस यू कैन गेट ए कर्व, आप कर्व मिलेगा आपको। तो ये कभी कभी आपको क्वेश्चन में एग्जाम में जो है आपको ग्राफ भी पूछ सकता है कि ड्रा द ग्राफ बिटवीन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो आप इस ग्राफ को बनाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सपोज कर लीजिए कि अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम AC करंट न दे करके DC करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए हम सर्किट में जो है हम DC करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो DC करंट प्रोवाइड करेंगे तो DC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो इस फार्मूला से आप आएंगे तो XC = 1/2πf, f की जगह 0 × 0 यानी 1/0 = इनफाइनाइट। तो क्या आपने देखा कि अगर हम कैपेसिटर को डीसी करंट से चार्ज करना शुरू कर दे तो उस समय कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्हेन द डीसी करंट इज फ्लो इनटू द सर्किट इन विच द कैपेसिटर इज इंक्लूडेड। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट व्हेन द डीसी करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। अब इसी के बाद आपको हम पावर इसका एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पावर एवरेज पावर इन
एवरेज पावर इन सर्किट containing capacitor. Average power in circuit containing capacitor. You know that the value of power is equal to V multiply I. अभी आपको मैंने फार्मूला डिराइव किया कि जब सर्किट में कैपेसिटर लगा हो तो हम वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी अगर प्रोवाइड करते हैं तो इस वोल्टेज से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होता है। V0 I0 साइन ओमेगा टी और साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, तो कास ओमेगा टी। V0 I0 अपॉन 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी, यानी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने कर दिया। V0 I0 अपॉन 2 एंड 2 साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी। तो ये आपको वैल्यू मिल गया पावर का, लेकिन हमको निकालना है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर के लिए हमने यहाँ सिंबल बार दे दिया, लाइन ड्रा कर दिया और इस लाइन को बार कहते हैं। और इस पूरे पी बार का मतलब क्या हो गया कि एवरेज पावर इन द सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर, तो ये हो जाएगा वैल्यू V0 I0 अपॉन 2 और इसका मैंने यहाँ सिंबल दे दिया इस तरीके से साइन 2 ओमेगा टी। अब ये साइन 2 ओमेगा टी का हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और उस वैल्यू को यहां रख देंगे, हम पुट कर देंगे तो हमको एवरेज पावर ऑफ द एवरेज पावर ऑफ द सर्किट इन विच द कैपेसिटर इज इंक्लूडेड फाइंड आउट हो जाएगा। अब पॉइंट ये चलता है आपका कि इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए यहां पर अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी dt। लेकिन आप एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए आप टाइम पीरियड से डिवाइड करेंगे आप, तब ये एवरेज वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी dt। 1 अपॉन टी साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास 2 ओमेगा टी एंड टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा से आप डिवाइड करेंगे लिमिट फ्रॉम 0 टू टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा टी। इस टी की जगह एक बार अपर वैल्यू आप नोट कर लीजिए कास 2 ओमेगा कैपिटल टी और टी की जगह एक बार लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कास 0 माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा टी कास 2 ओमेगा टी। आपको मालूम होना चाहिए कि ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई होता है। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। ओमेगा टी की जगह 2 पाई वैल्यू नोट करेंगे तो 4 पाई माइनस कास 0 माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा टी। कास 4 पाई का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, तो कास 4 पाई का वैल्यू 1, कास 0 का भी वैल्यू 1। 1 minus 1 is equal to 0 and you can multiply 0 into this value, so after at all you can get the total value is 0, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो जब साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 0 हो गया तो व्हाट विल बी द एवरेज पावर, तो इस साइन 2 ओमेगा टी के वैल्यू को इसमें ले करके पुट कर दीजिए आप। इसको इक्वेशन फर्स्ट का हमने नाम दे दिया। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन फर्स्ट में साइन 2 ओमेगा टी के वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको एवरेज पावर मिलेगा 0। तो ये डेरिवेशन हो गया आपका कि एवरेज पावर ऑफ द सर्किट इन विच कैपेसिटर इज इंक्लूडेड इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा आप लोग, हमने 2 डेरिवेशन किया आपको। पहले आपको इंडक्टर के लिए हमने एक्सप्लेन किया था और वहां भी एवरेज पावर 0 मिला था, और यहां भी आप देख रहे हैं कि सर्किट जब कैपेसिटर लगा है तो भी एवरेज पावर क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब आपका वोल्टेज एंड करंट के बीच का फेज डिफरेंस 0 होगा तो कंफर्म है कि अल्टरनेटिंग करंट के वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज पावर इज इक्वल टू 0, यानी करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कंटिन्यूअस चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम। एंड आल्सो यू नो दैट द सर्किट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस डेसिपेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी into the heat energy, but the circuit containing only capacitor or inductor due to one complete cycle of the alternating current average power is equal to 0। इसका मतलब कि पावर का लॉस नहीं होगा, there is no loss of the power, there is no loss of the energy in which the capacitor and inductor are included। क्वेश्चन पूछा जाएगा why average power is 0 for alternating current in the circuit containing inductor or capacitor, तो आपको आंसर देना होगा कि because the phase difference between alternating voltage and alternating current is pi by 2, so with the help of the derivations we can say that the average power for the alternating current is equal to 0। तो ये आपका आंसर था इसका। हमने आपको सेपरेट बताया कि सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, आपको वहां बताए थे कि फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज इक्वल टू 0। फिर आपको एक्सप्लेन किए कि जब सर्किट में इंडक्टर लगा हो तो क्या होगा, तो इन द सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज पाई बाय 2 फेज लैग फॉरवर्ड देन अल्टरनेटिंग करंट। फिर आपको मैंने बताया कि जब सर्किट में कैपेसिटर इंक्लूड हो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज पाई बाय 2 फेज लैग बिहाइंड देन द अल्टरनेटिंग करंट। तो इस तरीके से ये सेपरेट आपका जो है ये आर्टिकल्स एंड हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम तीनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे, और जब तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो एक नया सर्किट बनेगा जिसको आप LCR सर्किट कहते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द LCR सर्किट, LCR सर्किट क्या है, तो आप बताएंगे कि व्हेन द रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर connected in the series combination and finally joined to the alternating voltage, then such type of the circuit is said to be the LCR circuit। एक तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि डिराइव द मतलब कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट फॉर द LCR सर्किट, ये क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका क्वेश्चन बनेगा कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द LCR सर्किट, यानी LCR सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रियल में जिस तरह से कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम लिया रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का नाम हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस लिया, उसी तरीके से LCR सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस होगा उसको आप रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसे इंपीडेंस कहेंगे। इंपीडेंस जिसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो देखिए टाइम कम है लेकिन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टर्न पर आपको फिर जो है स्टार्ट करेंगे इसको। तो देखिए LCR सर्किट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। LCR सर्किट, LCR सर्किट, L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मींस रेजिस्टेंस, तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर देंगे तो LCR सर्किट फॉर्म होगा। फिगर आपका इस तरीके से फॉर्म होगा, ये C हो गया और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। LCR इस डायग्राम को आप देखिए, when the inductor, capacitor and resistance are joined in the series combination, then such type of the circuit is said to be the LCR circuit। When the LCR circuit is joined to the alternating voltage, then alternating current flow into the LCR circuit, ये होगा। यानी जैसे ही LCR सर्किट को अल्टरनेटिंग वोल्टेज से ऐड करेंगे इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि LCR ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्लो ऑफ करंट विल बी सेम। इसका मतलब कि L में C और R तीनों में सेम करंट फ्लो होगा, तीनों में सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट। फ्लोइंग करंट इन द LCR circuit is same but potential difference are different। तो let us consider the potential difference between the end of the inductor is VL।
between the capacitor is the Vc and between the resistance is Vr. Let us consider potential difference between the inductor is VL, between the capacitor is Vc, and between the resistance is Vr, while the equivalent potential difference between the first and last end is equal to capital V. इसका मतलब कि कैपिटल V जो है VL, Vc एंड Vr इन तीनों का इक्विवेलेंट हो रहा है, याद रखिएगा। अब रही बात, इसको हम जो है वेक्टर डायग्राम द्वारा शो कर रहे हैं, यहां आप देख लीजिए, समझ जाएंगे। ये हमने करंट के लाइन को शो किया है और ये लाइन हमने VL को शो कर दिया और ये हो गया आपका Vc। अब थोड़ा सा आप समझिए, जब सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हो तो आपको डिराइव किया गया है कि रेजिस्टेंस जब सर्किट में लगा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शंस में हो गए, हम उसको डायग्राम द्वारा सेम डायरेक्शंस में शो करते हैं। तो अगर करंट ये है, आपका करंट इधर जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपका सेम डायरेक्शंस में होगा, ये इसी को कहेंगे सेम फेज। तो जब रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस एंड अल्टरनेटिंग करंट बोथ आर इन द सेम फेज, लेकिन जब सर्किट में इंडक्टर लगा है तो आपको हम डिराइव करके बता चुके हैं कि इंडक्टिव सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस करंट से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड होता है, इसीलिए हमने VL को अप साइड में डायग्राम में शो किया है। ये डायग्राम शो कर रहा है कि VL I से 90 डिग्री लैग फॉरवर्ड है। अभी आपको मैंने कैपेसिटर वाले सर्किट में लिया है कि जब सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 90 डिग्री लैग बिहाइंड दैन करंट, इसलिए Vc को हमने डाउनवर्ड शो किया। अब पॉइंट्स ये उठता है कि VL एंड Vc बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ VL एंड Vc? तो याद रखिए, हम यहां पर एक कंडीशन लिख रहे हैं कि VL इज ग्रेटर देन Vc। VL इज ग्रेटर देन Vc। नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा सर। हाँ नहीं दिखाई दे रहा। VL इज ग्रेटर देन Vc। भाई ये देखिए, VL एंड Vc बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको क्या पता है कि VL ग्रेटर है या Vc ग्रेटर है? तो डेरिवेशन करते समय या तो हम Vc को VL से ग्रेटर ले या VL को Vc से ग्रेटर ले। तो हम सपोज कर लिया कि VL इज ग्रेटर देन Vc। अगर VL Vc से ग्रेटर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा VL माइनस Vc, और जब VL को हम ग्रेटर माने हैं तो दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो VL और Vc का रिजल्टेंट हो गया VL माइनस Vc, जो ये इस डायग्राम द्वारा हमने शो किया है। तो याद रखिए, VL और Vc का रिजल्टेंट ये हो गया और ये आपका VR ये है, दोनों को मैंने एक ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल का रूप ले लिया। ये रेक्टेंगल हमने फॉर्म कर दिया। अब इस रेक्टेंगल के डायगोनल को यहां से ज्वाइन कर दीजिए। आप ज्वाइन कर देंगे तो यही रिजल्टेंट वोल्टेज होगा जो यहां पर हमने V लिखा है, यही रिजल्टेंट वोल्टेज है। तो अब ये रिजल्टेंट वोल्टेज भी जो है VL, Vc और VR इन तीनों को कंबाइन करने पर ये रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड आउट हुआ है। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से अप है, अगर अप है तो फॉरवर्ड हुआ, अगर ये डाउन होता तो बिहाइंड हो जाता। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से अप है, तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट वोल्टेज जो है करंट से 5 फेज लैग फॉरवर्ड है। याद रखिए एक क्वेश्चन, अगर VL को Vc से ग्रेटर लिया जाए तो रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से 5 फेज लैग फॉरवर्ड होगा, लेकिन अगर Vc को VL से हम ग्रेटर मान लिए होते तो ये आपका रिजल्टेंट डाउन होता, तो उस समय आपको कहना पड़ता कि रिजल्टेंट वोल्टेज करंट से 5 फेज लैग बिहाइंड हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये टर्न करता रहेगा आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद कि हाउ विल यू फाइंड द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द LCR सर्किट। तो इस डायग्राम को आप देखिए, OAB इसका हमने एक नाम दे दिया और ये एक आपका राइट ट्रायंगल आपका है। तो इस राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर। और जब ये VL माइनस Vc है तो ये भी आपका VL माइनस Vc होगा, जस्ट उसके पैरेलल है।